हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कंचन एंड यू आर वाचिंग केएस क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की चैप्टर 4 की 2 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दी है। अब मैं आपको चीन के बारे में बताऊंगी और अगर आपने मेरी पहले की वीडियोस वॉच नहीं की हैं तो पहले आप उन्हें देखें, जिसके अंदर मैंने आपको यूरोपीय संघ और आसियान के बारे में बताया है। और यहाँ पर मैं अब आपको चीन के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से चीन एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। और आप सभी को पता है कि जिस तरह से हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो चीन ने भी 1949 में समाजवादी रुख अपनाया था और उसके बाद धीरे धीरे उसकी अर्थव्यवस्था चल रही थी। लेकिन 1978 के बाद उसने बड़े जोर शोर से तरक्की की और आप देख ही सकते हो कि आज जो विश्व में चीन सभी देशों को टक्कर देता हुआ दिखाई देता है। और आप एक चीज़ और देखेंगे कि जो आसपास के हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर उसकी धौंस दिखाई देती है। तो आर्थिक शक्ति के रूप में चीन के उद्योग को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, तो आप कार्टून के जरिए देख सकते हो जो आपकी एनसीईआरटी में है कि किस तरह से चीन अपनी मनमानी कर रहा है या आर्थिक रूप से अपनी ताकत को हर जगह दिखा रहा है। तो 1978 के बाद से चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। अब आप सोचेंगे कि चीन इस तरह से क्यों आर्थिक वृद्धि कर रहा है। तो आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से तो 1978 में क्या हुआ, चीन ने अब देखा कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कोई तरक्की नहीं हो रही, तो उसने अपने आर्थिक सुधारों की तरफ ध्यान दिया, जिसकी वजह से चीन आर्थिक वृद्धि कर रहा है। और यह माना भी जा रहा है कि हो सकता है कि 2040 तक वे दुनिया की सबसे बड़ी जो आर्थिक ताकत है अमेरिका, उससे भी आगे निकल सकता है। और पैसे की ताकत से या आर्थिक रूप से वह अपने पड़ोसी देशों से एक इंजन की तरह काम करता है, क्योंकि सभी देश उससे आयात निर्यात करते हैं और जिसकी वजह से वह काफ़ी ताकतवर हो चुका है। और इसके अब आप बोलोगे कि ये इतना ताकतवर क्यों हो रहा है, तो कभी भी एक फैक्ट होता है वो इस पे एक फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता, बल्कि इसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से किसी भी देश की तरक्की डिपेंड करती है। जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया की बात करें तो आप देखोगे वो क्यों ज़्यादा आर्थिक रूप से ताकतवर हो रहा है, तो वहाँ पर पेट्रोल काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, तो जिसकी वजह से वो देश ज़्यादा तरक्की कर रहा है। तो वहाँ हम देख सकते हैं कि उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी वजह से वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इसी तरह से सब देश की अलग अलग शक्ति होती है जिसका यूज़ करके वह ताकतवर बन जाते हैं। अगर जापान की बात करें तो टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी ज़्यादा अग्रसर है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ का आर्थिक विकास अच्छा हो रहा है। तो इसी तरह से इसके भी कुछ फैक्टर्स हैं चीन के। पहला पॉइंट तो आता है आपका, एक तो उसकी विशाल आबादी। आप सभी को पता है कि पूरे विश्व में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो कहाँ है, चीन में। और चीन में इतनी पॉपुलेशन होने के बाद भी उसने इतने अच्छे से तरक्की की है और उसका बड़ा भूभाग भारत के कंपैरिजन अगर हम देखें, जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो हमारी अर्थव्यवस्था से काफ़ी बड़ी है। उसका क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है, उसके पास संसाधन हैं, उसकी क्षेत्रीय अवस्थिति काफ़ी अच्छी है, राजनीतिक प्रभाव काफ़ी अच्छा है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें मिलकर चीन के प्रभाव को काफ़ी आगे बढ़ा देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से चीन में विकास हुए जिसकी वजह से चीन ने इतनी ज़्यादा तरक्की कर ली। अब 1949 में क्या हुआ था, माओ के नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जननादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिक सोवियत मॉडल पर आधारित थी। यानी यहाँ पर हम बात करते हैं जब 1949 में यहाँ पर सोवियत क्रांति हुई, जो किसके नेतृत्व में थी, माओ के। तो इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था की तरह रखा। आप सभी को पता है कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था किस तरह से है, तो वह आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था थी जिसके अंदर समाज के संसाधनों पर राज्य का नियंत्रण होता था। तो इन्होंने भी उसी तरह से अपनी अर्थव्यवस्था की नींव रखी।
और उसके बाद इसने क्या करा कि आर्थिक रूप से तो पिछड़ा हुआ था साम्यवादी चीन, तो इसने करा कि दुनिया के जितने भी देश हैं उनसे अपने रिश्ते खत्म कर लिए। अब किससे करे? उसने पूंजीवादी दुनिया से खत्म कर लिए। अब पूंजीवादी देश कौन होते? जिनके संसाधन मांग और पूर्ति की शक्तियों पर निर्भर करते, सरकार इंटरफेयर नहीं करती, उन्हें जो भी उत्पादन करना है वह अपना डिसाइड कर सकते हैं। तो उस टाइम जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी वह अमेरिका थी, तो अमेरिका वगैरह और जितने भी राष्ट्र उन्होंने उससे संबंध तोड़ लिए। तो ऐसे में उनके पास एक ही चारा बचता है कि जो भी उनके संसाधन है उसका यूज करके वो आगे बढ़े। जैसे आप अगर मान लो, अगर आप किसी पड़ोसी की हेल्प नहीं लेते, आप एक इंडिविजुअल फैमिली हो, आप किसी की पड़ोसी की हेल्प नहीं लेना चाहते, तो आपको क्या करोगे? आप अपने जितना भी घर में सामान है उन्हीं का यूज करके अपना पालन पोषण करोगे। आप बाहर के लोगों से तो हेल्प लोगे नहीं। तो इसी तरह से जो चीन ने पूंजीवादी दुनिया से सारे रिश्ते तोड़ लिए, तो उसने क्या करा, जो भी उसके संसाधन से उन्हीं से गुजारा करता था। और उसने थोड़े टाइम तक, ऐसा नहीं कि सोवियत संघ की सलाह नहीं ली, उसने थोड़े टाइम तक सोवियत संघ की मदद भी ली, सलाह भी ली। तो इसने जो विकास का मॉडल अपनाया, उसने खेती से पैसे को निकाल कर सरकारी नियंत्रण में बड़े उद्योग खड़े करने पर जोर था। तो यहीं पर इनकी थोड़ी सी भूल हुई। इन्होंने क्या करा कि जो खेतीबाड़ी पर ध्यान ना देकर जो भी पैसा है, पूंजी है, वो उद्योगों पर लगाने की सोची। और इसके पास विदेशी बाजारों से जो टेक्नोलॉजी है, नई नई सामान है, तो उसको खरीदने के लिए करेंसी की, जो विदेशी मुद्रा है, उसकी भी कमी थी। यानी अगर हम किसी देश के साथ कोई व्यापार करते हैं तो हमें उस देश की करेंसी की आवश्यकता होती है, तो वो इनके पास नहीं थी। तो इसीलिए चीन ने क्या करा कि बाहर से सामान को मंगाने की बजाय सारे सामानों को अपने ही देश में तैयार करना शुरू करा। तो अब क्या करा इसने, औद्योगिक अर्थव्यवस्था का ढांचा तैयार करना चाहता था, तो इसने अपने सारे संसाधनों का यूज किया। तो सभी नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया। तो इसने कहा कि मुझे सभी नागरिकों को रोजगार देना है, उनका सामाजिक कल्याण करना है, अपने नागरिकों को एजुकेशन अच्छी देनी है, उनको चिकित्सा की सुविधाएं देनी है जिससे कि वो स्वस्थ रह सके और जीडीपी में योगदान दे। तो चीन सबसे विकसित देशों से भी आगे निकल गया है। तो अर्थव्यवस्था का विकास क्या हुआ, इनका 5 से 6% की दर से हुआ। लेकिन अब जब इनकी अर्थव्यवस्था का विकास तो बहुत अच्छे से हो रहा था, लेकिन कहाँ पर एक मात खा गया, इनकी जो पॉपुलेशन है वो भी 2 से 3% की दर से बढ़ने लगी। जब पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो रिसोर्सेज की ज़्यादा जरूरत होगी, तो आपको तरक्की समझ में ही नहीं आएगी। अगर सपोज करो आपकी फैमिली में 4 मेंबर हैं और अगर आपके पड़ोसी की फैमिली में 10 मेंबर हैं और दोनों के पेरेंट्स की सैलरी सेम है, यानी आपके पापा भी अगर मान लो 20,000 कमाते हैं और जो अदर फैमिली है उसके फादर भी 20,000 कमाते हैं, तो किसकी तरक्की ज़्यादा होगी? आपकी फैमिली की ना। अदर फैमिली की तो तरक्की नहीं होगी, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा हो गई, उनके खर्चे जो वो सेविंग कर ही नहीं पाएंगे और उनके रिसोर्सेज पर ज़्यादा लग जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ जो पॉपुलेशन बढ़ रही थी उसने मात दे दिया, पानी फेर दिया सारा। तो खेती की पैदावार उद्योगों की पूरी जरूरत लायक अधिशेष नहीं दे पाती थी। मतलब जितनी खेती होती थी तो वो उद्योगों को कच्चा माल उतना नहीं दे पाती थी। तो आप सभी देख सकते हो कि सोवियत संघ में भी यही चीज आपको देखने के लिए मिली थी। सोवियत संघ क्यों हार गया? सोवियत संघ इसीलिए तो हार गया क्योंकि जो उसकी टेक्नोलॉजी थी वो भी पूंजीवादी देशों की टेक्नोलॉजी में काफी नीचे थी और उन्हें भी ये संकट का सामना करना पड़ा था। तो इसी तरह से चीन को भी यह चीज देखनी पड़ी। इनका औद्योगिक उत्पादन अब अच्छे से बढ़ नहीं रहा था। क्यों नहीं बढ़ रहा था? क्योंकि इन्हें खेती बाड़ी से कच्चा माल नहीं मिल रहा था और इनका विदेशी व्यापार ना के बराबर था, क्योंकि ये अपने देश की ही जरूरतें पूरी कर पाते थे और बाहर के देशों के साथ इनका व्यापार नहीं होता था और जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम थी। तो चीनी नेतृत्व ने 1970 में
कुछ नीतिगत निर्णय लिए। आप सभी को पता चल गया 1949 में क्या हुआ था कि माओ आया था, यहाँ समाजवादी क्रांति हुई और ये देश समाजवादी हो गया। उसके बाद धीरे धीरे ये देश तरक्की कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी बढ़ती पॉपुलेशन ने इसकी तरक्की पर कुछ रुकावट डाल दी। तो अब चीन ने डिसीजन लिए 1972 में, इसने अमेरिका से साथ अपने संबंध अच्छे किए और इसने कहा भाई बहुत हो गया, हमने अकेलापन बहुत देख लिया, अब हम एक काम करते हैं, अपने एकांतवास को खत्म करते हैं और हम अन्य देशों के साथ अपने रिश्तों को अच्छा करते हैं, जिससे कि हमें उन देशों की भी हेल्प मिले। तो 1973 में जो प्रधानमंत्री है चाउ एन लाइन, तो उन्होंने कृषि, उद्योग, सेना और विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे। आपका एक पॉइंट तो यहाँ बना। देखो आपके चीन से रिलेटेड कितने पॉइंट बन गए। सबसे पहले चीन में समाजवादी क्रांति कब हुई थी? 1949 में। किसके नेतृत्व में हुई थी? माओ के। फिर आप है कि जो चीन ने जब अपनी समाजवादी अर्थव्यवस्था की स्थापना करी तो वो किसके मॉडल पर आधारित थी? तो वो किसके मॉडल पर आधारित थी? सोवियत अर्थव्यवस्था के। और यहाँ पर आप ये देखोगे कि उन्होंने अपनी तरक्की तो करी, लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। और क्यों? क्योंकि उनकी बढ़ती पॉपुलेशन के कारण। फिर आता है आपका कि चीन ने कुछ जो नीतिगत निर्णय है वो कब लिए? 1970 के दशक में। सबसे पहला तो यही लिया कि 1972 में उसने अमेरिका से अपने साथ रिश्ते अच्छे बना लिए और जो पहले सारे रिश्ते तोड़ के एकांतवास में था, अब वो सारे रिश्ते खत्म करे और उनके साथ मेल मिलाप से रहने लगे। तो 1973 में 4 आधुनिकीकरण के प्रस्ताव रखे। तो फिर उसके बाद 1978 में उस टाइम जो नेता थे वो थे देंग शियाओपिंग। तो इन्होंने क्या करा? खुले द्वार की नीति अपनाई। आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री चाउ एन लाइन ने क्या करे था और जो देंग शियाओपिंग है उन्होंने क्या करा था। तो इन्होंने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो इस नीति के अंतर्गत यह बात तो तय थी कि जो विदेश पूंजी है और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। यानी इन्होंने कहा हमें ज़्यादा से ज़्यादा विदेशी पूंजी की जरूरत है और हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है, जिस वजह से हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, उत्पादकता है, वो बढ़ सके। तो उन्होंने बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। तो आप सभी को पता है कि सोवियत संघ ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करा था? उसने तो शॉक थेरेपी अपनाई थी, यानी समाजवाद से पूंजीवाद। बट इन्होंने ऐसे नहीं करा। इन्हें जहां जहां लगा कि जिस जगह उन्हें चेंजेस करने चाहिए तो उन्होंने वहां पर चेंजेस करे। उन्होंने पूरी तरह से ऐसा नहीं कि समाजवादी से पूंजीवाद अपना लिया। तो इन्होंने 1982 में खेती का निजीकरण किया। आप देख सकते हो 1982 में खेती को निजी कर दिया। पहले खेतीबाड़ी किसके अंडर में थी? गवर्नमेंट के अंडर में थी। तो अब इन्होंने उसको निजीकरण कर दिया। उसके बाद 1998 में उद्योगों को भी कर दिया। और अगर हम भारत के बारे में देखें तो भारत में भी यही चीजें काफी सेम हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो इन्होंने ये सारी चीजें हटा दी और इन्होंने एक चीज और करी कि अगर कोई विदेशी कंपनी चाहती है तो वो यहाँ आकर इन्वेस्ट कर सकती है, यानी हमारी भूमि पे इन्वेस्ट कर सकती है। तो इससे क्या फायदा होगा? एक तो ये होगा कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए यह जरूरी है। तो इन्होंने क्या करा? जो नई आर्थिक नीतियां हैं वो अपनाई और इससे क्या हुआ? जो चीन की अर्थव्यवस्था है उसको उभरने में मदद मिली। तो कृषि के निजीकरण के कारण क्या हुआ कि जो कृषि उत्पादों और ग्रामीण आय में इनकी बढ़ोतरी हुई। मतलब जो कृषि उत्पाद हैं वो भी काफ़ी अच्छे हुए और जो गांव में पॉपुलेशन रहती है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई। तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में निजी बचत भी बढ़ी और जब निजी बचत बढ़ेगी तो लोग उस पैसों का यूज उद्योगों को बढ़ाने में करेंगे। तो उद्योग और कृषि दोनों ही क्षेत्रों में चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि तेज रही। ये नहीं सिर्फ एक में, कृषि में भी उन्होंने तरक्की करी, साथ ही साथ उन्होंने उद्योग में भी तरक्की करी और इन्होंने व्यापार के लिए भी कुछ नए कानून बनाए तथा विशेष आर्थिक क्षेत्रों का निर्माण किया। तो चीन
अब क्या हो रहा है कि पूरे विश्व में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए सबसे आकर्षक देश बनकर उभरा। तो अब क्या हुआ, जो भी एफडीआई लगाना चाहता है यानी यहाँ पर अपनी कंपनियां स्थापित करना चाहता है तो वो कर सकता है। तो चीन के पास अब विदेशी मुद्रा का विशाल भंडार है। इसके दम पर ही वे दूसरे देशों के में निवेश कर रहा है। यानी पहले तो उसने कहा कि ठीक है, आप सब आ जाओ, मेरी कंट्री में अपना पैसा लगाओ और हमारा विकास करो। उसके पास जब करेंसी आ गई तो अब उसने क्या करा कि ताकतवर बन के अब दूसरी कंपनियों, दूसरे देशों में अपनी कंपनियां स्थापित कर रहा है। तो चीन 2001 में विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गया। तो एक तरह से अगर यहाँ पर देखा जाए कि अपनी अर्थव्यवस्था खोलने की दिशा में चीन ने एक कदम और बढ़ा दिया। तो यहाँ पर क्या है, काफी चीजें तो अच्छी हुई लेकिन बेरोजगारी भी बढ़ी है। देखो, किसी चीज के जब पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं तो उसके नेगेटिव भी होते हैं। तो अगर हम चीन में देखेंगे तो वहां बेरोजगारी तो बढ़ी है, साथ ही 10 करोड़ लोग रोजगार की तलाश में हैं। महिलाओं के रोजगार और काम करने के हालात उतने ही खराब है जितने आप 18वीं सदी में यूरोप में देख सकते थे, जो आपने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा। और यहाँ पर पर्यावरण को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। जब आप ज़्यादा डेवलपमेंट करते हो तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी होगा, भ्रष्टाचार भी बढ़ा है। तो ये सारी चीजें भी हुई हैं, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि चीन पीछे है। तो चीन आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है और सभी उसका लोहा आजकल मानते हैं। और अगर हम ये देखें कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, आसियान हो गया, रूस हो गया, तो वो भी सारे चीन से जितने भी उनके लड़ाई झगड़े चल रहे थे उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया है। तो 1997 के वित्तीय संकट के बाद आसिया देशों की अर्थव्यवस्था को टिकाए रखने में चीन के आर्थिक उभार ने काफी मदद की है। तो चीन आसियान देशों की भी मदद कर रहा है, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में निवेश भी कर रहा है। तो इस तरह से बता सकते हैं कि विकासशील देशों के मामले में चीन एक नई विश्व शक्ति के रूप में उभरता जा रहा है। तो आपने यहाँ पे पढ़ा कि चीन के क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स थे और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स थे। तो चीन और भारत के जो संबंध रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड से हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरह से आपके लिए और वीडियोस प्रोवाइड करती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग KS क्लास।